चंद्रशेखर जी ने सब लोगों को हॉल में बुलाया। जब सब लोग आ गए तो उन्होंने सबको बैठने को कहा। वे खुद बीच के सोफा पर बैठ गए। उनके हाथ में 2 फाइल्स थी। उन्होंने उन फाइल्स को अपने टेबल पर रखा और बोलना शुरू किया। मैं जानता हूँ कि ये सब देखकर आप लोग हैरान हैं। इस तरह अचानक मैंने आप सबको यहाँ बुलाया और ये फाइल्स को यहाँ पर रख दिया। सब लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनकी समझ में कुछ नहीं आया, आखिर ये चल क्या रहा है। फिर चंद्रशेखर जी ने खुद बात को आगे बढ़ाया और कहा कि इन दोनों फाइल्स में मेरी और रघुवीर की सारी दौलत, जायदाद, सब कुछ के पेपर्स हैं। इस पहली फाइल में जो भी पेपर्स हैं वो राजीव के नाम पर है। मैंने इसमें सब कुछ राजीव के नाम किया हुआ है। और ये दूसरी फाइल, इसमें सब कुछ मैंने चैरिटी दे दिया है। वहां बैठे सब लोग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। आखिर ये चल क्या रहा है? चंद्रशेखर जी इस तरह का फैसला ऐसे कैसे ले रहे हैं? रघुवीर जी और रेणुका देवी को तो इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अंदाजा था कि चंद्रशेखर जी ने कोई फैसला लिया जरूर है, लेकिन सरोजिनी देवी और राजीव को इसकी भनक न थी कि आखिर ये चल क्या रहा है। चंद्रशेखर जी ने अचानक प्रॉपर्टी को 2 हिस्सों में बांटा, और वो भी चैरिटी में देने का फैसला। सरोजिनी देवी ने और पूछने खड़ी रह गई, पिताजी ये क्या है? एक फाइल में आपने सब कुछ राजीव के नाम लिखा है और दूसरी फाइल में सब कुछ चैरिटी में दे रहे हैं। ये एक साथ कैसे हो सकता है? या तो आप ये सब राजीव को दे सकते हैं या तो चैरिटी में, लेकिन चैरिटी में देने का क्या मतलब है? आखिर ये सब कुछ राजीव का ही तो है। तब चंद्रशेखर जी ने उन्हें बीच में टोका और कहा, बहू पहले मेरी पूरी बात सुन लो, उसके बाद अपनी राय दे देना। सरोजिनी देवी चुपचाप बैठ गई और चंद्रशेखर जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाया। देखो, मैंने एक फैसला लिया है। आप सब लोग ध्यान से मेरे फैसले को सुन लो और उसके बाद में अपना निर्णय बता देना। ये इस एक फाइल में जो मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी, दौलत, जायदाद, नाम, पैसा, सब कुछ जो राजीव के नाम पर लिखा है उसे वो सब कुछ मिल सकता है, लेकिन एक शर्त पर। जिस लड़की से मैं कहूँगा राजीव को उसी लड़की से शादी करनी होगी और मेरे कहे अनुसार ही करनी होगी। और अगर राजीव को यह फैसला मंजूर नहीं हुआ तो ये सारी दौलत, शोहरत जो मैंने इस फाइल में चैरिटी के नाम पर लिखी है, मैं इस फाइल में सिग्नेचर कर दूंगा। अब फैसला तुम लोग करो, मैं किस फाइल में सिग्नेचर करूं? ये पहली वाली या ये दूसरी वाली? सरोजिनी देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वो अचानक खड़ी हो गई। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल हो गई थी और वो पिताजी के सामने कुछ भी बोलने से कतराई नहीं। पिताजी, ये सब क्या है? आप ये क्या कह रहे हैं? ये सब क्या तमाशा है? मेरे बेटे की शादी और बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे बताए आप कैसे तय कर सकते हैं? और शादी के फैसला और इस दौलत के फैसले का क्या संबंध है? मेरे बेटे की दौलत तो मेरे बेटे की ही है। अगर वो आपके कहे अनुसार शादी नहीं करेगा तो उसे दौलत नहीं दी जाएगी। ये कैसा फैसला है? सरोजिनी देवी की बातें सुनकर चंद्रशेखर अपनी जगह से उठ खड़े हुए। देखो बहू, जो फैसला मैंने लिया है वो मैंने सबके सामने अब रख दिया है। मानना या मानना आप सबकी मर्जी। मैं अपने परामर्श में और इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। मैं यहाँ तुम्हारी राय नहीं मांग रहा हूँ, मैं तुम्हारा फैसला सुनना चाहता हूँ। सोच लो, मैं थोड़ा वक्त देता हूँ। शाम को 6 बजे तक अपना फैसला मुझे सुना दो, क्योंकि शाम को 6 बजे मैंने उस लड़की और उसके माता पिता को यहाँ पर बुलाया है। आगे की बात वही करेंगे। इतना कहकर चंद्रशेखर वहां से चले गए और रेणुका देवी उनके पीछे पीछे चली गई। रघुवीर चुपचाप वहीं पर बैठे रहे। सरोजिनी देवी घूरते हुए रघुवीर जी की तरफ पलटी और उनसे कहने लगी, ये सब क्या है? आपको तो सब पता ही होगा। आपको बिना बताए आपके पिता ऐसा फैसला कैसे कर सकते हैं? आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या इन सब के लिए ही हमें यहाँ बुलाया था? रघुवीर खड़े हो गए और कहने लगे, नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। पिताजी ने भी मुझे कुछ नहीं बताया।
जो कुछ तुमने सुना वो भी मैंने आज ही सुना है। और अगर पिताजी ने कुछ फैसला लिया है तो बहुत सोच समझ के लिया होगा। अगर मानोगे नहीं तो सब कुछ गंवा दोगी। मैं अपने पिताजी के खिलाफ कुछ नहीं कहूँगा। आगे तुम दोनों की मर्जी, जो तुम लोग फैसला लो सोच समझ कर लो। शाम के 6 बजे तक अपना फैसला तय कर लेना, फिर मिलूँगा। रघुवीर इतना कहते हुए वहाँ से चले गए। राजीव और सरोजिनी देवी एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। आखिर ये चल क्या रहा है? ये हमारी ज़िंदगी में अचानक ये भूचाल कहाँ से आ गया? खामोशी से और बड़े ही मज़ेदारी से हमारी ज़िंदगी वहाँ चल रही थी। अचानक हमें यहाँ बुलाया और ऐसे कैसे हमें फंसा दिया? सरोजिनी देवी इधर उधर दौड़ने लगी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। राजीव भी चुपचाप खड़ा रहा। वो सोच में पड़ गया कि अगर उसने अपने दादाजी के फैसले के खिलाफ कुछ भी कहा तो वो ये सारी दौलत उठाकर चैरिटी में दे देंगे, क्योंकि उनके ख़ानदान में ये पहले भी हो चुका है। अब वो क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दादाजी की जिद के सामने किसी की नहीं चलती, ये वह अच्छी तरह से जानता था। इसलिए चंद मिनट खामोश रहने के बाद राजीव बोल पड़ा, मम्मा ये सब तो आप जल्दी तय कर लीजिए। अगर दादाजी का गुस्सा ऊपर चढ़ गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सरोजिनी देवी सोच में पड़ गई और कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। वहाँ घड़ी का कांटा आगे ही बढ़ता जा रहा था। तब राजीव ने खुद कहा, मम्मा हम देखते हैं आखिर वो लड़की है कौन जिससे पिताजी मेरी शादी करवाना चाहते हैं। उस लड़की को एक बार देख लेते हैं और मिल लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि हमें क्या करना है। हम पिताजी से ये बात कहते हैं, वो दादाजी को ज़रूर समझा देंगे। इतना कहकर राजीव वहाँ से निकल गया। इधर शाम के 5 बज चुके थे, लेकिन सरोजिनी का मन अभी भी व्याकुल था। वो कोई भी फैसला ले नहीं पा रही थी। वो जानती थी कि अगर चंद्रशेखर जी के खिलाफ कोई भी फैसला लिया तो उसे बहुत मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि चंद्रशेखर जी अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनते। शाम के 6 बज गए। सब लोग फिर से दोबारा हॉल में इकट्ठा हो गए और सब लोग चुपचाप खामोश बैठे रहे। इतने में दरवाजे की बेल बजी और वहाँ कुछ लोग अंदर आ गए।